नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश कुमारी टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 की अध्यापिका हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की व्याकरण भाग से रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों के भेद पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं और वाक्य के अंग क्या हैं। तो सुनिए, वाक्य के अंग। वाक्य की संरचना के आधार पर उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सभी बच्चों को ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जब वाक्य पढ़ते हैं तो वो ये नहीं जानते कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो ये आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। जैसे कि नीचे उदाहरण दिए गए हैं। राम सो रहा है, राजू खाना खा रहा है, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, जवान देश की रक्षा करते हैं। तो जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं वो सब उद्देश्य है। ये आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि इन वाक्यों में राम, राजू, किसान और जवान के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए राम, राजू, जवान और किसान उद्देश्य हैं। अब दूसरा अंग है विधेय। विधेय वाक्य। इसमें वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के रूप में नीचे लिखे गए हैं, आप देखिए। करण खेल रहा है, चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रा गीत गा रही है, मंजरी बस से शहर गई। इन वाक्यों में खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है और बस से शहर गई वाक्यों के विधेय हैं। वाक्य के भेद मुख्य रूप से वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है। अब वाक्यों के 2 आधार हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य भेद तक का अध्ययन करेंगे। अब सुनिए कि रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके कोर्स में है। रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो पहला है सरल वाक्य। अब इसकी परिभाषा आप जान लीजिए, इसके उदाहरण समझ लीजिए जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, यानी एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। उदाहरण के रूप में, वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रविवार को भी हम पढ़ेंगे। इस तरह के उदाहरण आप पढ़ रहे होंगे, जिससे ये समझ में आता है कि कर्ता और क्रिया इनका होना सरल वाक्य में बहुत जरूरी है। एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, जिसे हम उद्देश्य और विधेय के नाम से जानते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं, दोनों वाक्य। ये, और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। 2 सरल वाक्य है और दोनों को जोड़ने के लिए जो योजक इस्तेमाल किया गया है वो है और
कहीं पर या कहीं पर इसलिए, कहीं पे तो ये योजक होते हैं जो दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं और संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अब संयुक्त वाक्य की पहचान भी दी गई है आपको समझाने के लिए कि दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते हैं। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य को भी आप समझ गए होंगे। अब तीसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य में उपवाक्य की जैसा तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब आप मिश्रित वाक्य को समझ गए होंगे कि एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। इसके उदाहरण देखिए। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। यानी एक पर दूसरा आश्रित है। ऐसा लगता है जैसे एक प्रश्न है तो दूसरा उसका उत्तर है। तो ऐसे पढ़ने से, वाक्यों को पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो रहा है। जब राम आया तो श्याम चला गया। ऐसा लग रहा है कि कुछ उत्तर मिल रहा है हमें दूसरे वाक्य से। तो इस तरह से मिश्रित वाक्य भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके उदाहरण दिए गए हैं। नीचे आपको दिखाया गया है कि उपयुक्त वाक्यों में आश्रित और मुख्य उपवाक्य इस प्रकार हैं। कैसे? जैसे कि मुख्य उपवाक्य हुआ बिजली चली गई और योजक क्या है इसमें? जैसे। और आश्रित क्या है? शाम हुई। जो शब्द है वो उस पर आश्रित है। ऐसे ही दूसरे में हम पढ़ेंगे, उसमें तो जो है वो योजक लग गया है। और जय नई कक्षा में दाखिला होगा, ये उस पर आश्रित है। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसको पढ़िए और समझिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के 3 प्रकार संभव है। यानी 3 प्रकार के होते हैं ये भी। क संज्ञा उपवाक्य, ख विशेषण उपवाक्य, ग क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। मिश्रित वाक्य 3 प्रकार के हैं। तो आपको ये भी समझ लेना है। पहला है संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्रायः की का प्रयोग होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये उदाहरण नीचे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़कर समझ लीजिए। पहला है मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। दूसरा है राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर जाएगा। तीसरा है ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि संज्ञा उपवाक्य क्या है। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें विशेषता बताते हैं, जैसे कि जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। तो अंडरलाइन किया गया है कि वो उसकी विशेषता बता रहा है। जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है, यानी अध्यापक की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता बताता है वो होते हैं विशेषण उपवाक्य। जैसे वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे। तो जिससे आप कल आए थे ये उसकी विशेषता बता रहा है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया। तो जिसे आप ढूंढ रहे हैं ये विशेषता बता रहा है, वह तो चला गया की। अब तीसरा है ग क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में
क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्यकरण आदि का द्योतन करते हैं। इन उपवाक्यों में जहां, जैसा, जब, ज्यों त्यों आदि समुचय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। इसमें जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की कोई विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं आपके सामने, उससे आपको समझ में आएगा कि कालवाची क्रिया विशेषण क्या है और स्थानवाची उपवाक्य क्या है और रीतिवाची उपवाक्य क्या है और प्रमाणवाची उपवाक्य क्या है और परिणाम यानी कार्य कारण वाची उपवाक्य क्या है। तो इस तरह से ये 5 है, लेकिन इन 5 को आप जान लीजिए। तो हम ऐसे लिखते हैं, जब वो कालवाची उपवाक्य होता है ना, काल का बताता है, तो हम लिखेंगे कालवाची क्रिया विशेषण। अगर स्थान बताता है तो हम लिखेंगे स्थानवाची क्रिया विशेषण। अगर रीतिवाची बताता है, रीति का बताता है, तो हम लिखेंगे रीतिवाची क्रिया विशेषण। परिमाण बताता है तो हम लिखेंगे प्रमाणवाची क्रिया विशेषण। और अगर वह कार्यकरण यानी परिणाम बताता है तो हम लिखेंगे परिणामवाची क्रिया विशेषण। ये ब्रैकेट में आपको दिया गया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से आपको आज तीनों प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य समझ में आ गए होंगे। इस तरह से आप इनको परिवर्तन करना भी सीख लेंगे और यहाँ पे दिए गए उदाहरण आप पढ़कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य और सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। अब आप मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करेंगे और मिश्रित से सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे। ये वाक्य आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। अब आप देखेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में कैसे बदला जाता है और संयुक्त से सरल वाक्य में कैसे बदला जाता है। तो आप इस तरह से सब वाक्यों का परिवर्तन करते जाइए और अभ्यास करते जाइए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या है। मुझे लगता है अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।